के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। ऑथर ऑफ होमो सेपियंस युवल नोह हरारी ये कहते हैं कि देयर इज़ अ थिन लेयर बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। जो ट्रूथ और फिक्शन है इसके दरमियान एक थिन बाउंड्री है जिसको कभी कभार आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि फ़ैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है। इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव लूप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू द ट्रूथ, व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट, it is something that is rigid and costly, and believe me, you will find yourself in an absolute trouble if someday you just wake up and decide to convince the people to accept the truth which they don't want to accept, which they even don't want to see, because for them this is something that is too much boring. And when it comes to the fiction, it is cheap and entertaining. You just have to repeat some sort of petty things what people basically demand from you. आप वही दिखाएं जो कि लोग देखना चाहते हैं और वही बताएं जो कि लोग सुनना चाह रहे हैं। वो आपसे खुश हो जाएंगे जब आप उनके इमोशनल अपील को एड्रेस करेंगे, जिस तरह इंडियन मीडिया आजकल कर रही है। एंकर्स जो हैं वो भागते हुए आ रहे हैं स्टेज पे और सायरन की आवाज़ बज रही है और पीछे स्क्रीन पे आग दिखाई देगी आपको, और आगे से ये कहते हुए मिलेंगे कि भारतीय सैनिक जो है वो घुस चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ वो बंकर में छुप गए हैं और आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया है। या पाकिस्तानी मीम्स की आप बात कर लें जो कि पिछले दिनों वॉर मीम्स बना रहे थे और ये कह रहे थे कि कपिल शर्मा के शो में मौलाना तारिक जमील को बुलवाएंगे या स्टार प्लस में मदनी मुज़ाकरा चलाएंगे। इज़ इट सम सॉर्ट ऑफ जोक? इज़ इट व्हाट वी कॉल जर्नलिज्म? इज़ इट व्हाट वी कॉल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन? ये जितने भी एंटरटेनमेंट बेस्ड एंटिटीज़ हैं ये आपको फिक्शन में और धोखे में रखते हैं और आपके ह्यूमन इंटेलेक्ट को इस तरह डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और आपकी ही व्यूअरशिप से एक तगड़ा नोट खींच के जिस पे गांधी की या कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी होगी जेब में डालेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और 9-11 बन के घर पहुंच जाएंगे और फिर ऐसे ही चला के मज़े से लेट जाएंगे। मुझे आप इस चीज़ का जवाब दें, ये अर्नब गोस्वामी या फिर गौरव आर्या जैसे लोग क्या ये अपने बच्चों को भेजेंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए, मरने के लिए? नहीं। देन हु विल हैव टू पे दिस डेवास्टेटिंग एंड हैवी कॉस्ट ऑफ द वॉर? अल्टीमेटली वी सिविलियंस हैव टू पे। जो गरीब तबका है उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की बात करें, हिस्टोरिकल लूपहोल्स की बात करें, तो 4 जंगें लड़ी गई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड बोथ ऑफ दिस पार्टीज रिमेन बेलिजरेंट्स टू ईच अदर सिंस द इंडिपेंडेंस। और शुरुआत जो है वो 48 में होती है जब डिस्प्यूट जो है वो स्टार्ट होता है ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर। और फिर इस वॉर का एक ही रीज़न निकलता है कि 60% लैंड जो है वो इंडिया ऑक्यूपाई कर लेता है और 40% जो है वो पाकिस्तान अपने पास रख लेता है। अदर देन दैट किसी भी तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल बेनिफिट नहीं निकलता इस जंग से, जो कि दूसरी जंगों से भी नहीं निकलता, इट इज़ ऑब्वियस टू से। फिर आगे 65 के वॉर को डिस्कस कर लेते हैं। तो 65 के वॉर से पहले जो है वो भुट्टो साहब एक हार्ड लाइन स्टांस रखते थे अगेंस्ट इंडिया, और अयूब खान के कान में रिपीटेडली ये कहते थे कि क्यों ना घुस जाते हैं भारत के अंदर और दमादम मस्त कलंदर करके वापस ले लेते हैं कश्मीर को। और ख़ुद भी जो है वो अयूब खान की काबीना का अहम हिस्सा रहे हैं, भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, और फिर बाद में जो है वो उनको ऑपरेशन जो है वो जबरल ताज भी भुट्टो साहब ने सजेस्ट किया था। और जब सीज़ फायर हुई, जंगबंदी हुई, तो गुस्से में जो है वो रिज़ाइन करके और जो है अयूब खान के ख़िलाफ़ ही अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट और पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट की। और फिर एक सडन शिफ्ट आया उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में, और फिर बेसलाइन बनाई। फिर आगे जाके जो है वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई, और फिर हाथ में मैनिफेस्टो प्ले कार्ड पकड़ लिया, रोटी कपड़ा और मकान का, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आगे चलें तो 71 के वॉर में, उससे पहले जो है वो एक ब्रीफ हिस्ट्री है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो मुजीबुर रहमान चलाते रहे इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल, लीगल और सोशल राइट्स नहीं मिल रहे थे बंगालीज़ को। लेकिन जो 6 पॉइंट्स मुजीबुर रहमान ने दिए थे, ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट दीज आर नॉट द डिवाइन वर्ड्स। ये वापस भी लिए जा सकते हैं अगर डिप्लोमेटिक वे में हमारे कंसेंट को, हमारे इश्यूज़ को जो है एड्रेस किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब मैं इस चीज़ को डिनाई हरगिज़ भी नहीं करता कि भारत ने इंटरवेन नहीं किया उस जंग में, बिल्कुल मुदाखलत की थी, भारत की तरफ से हुई थी, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट ये निकला कि हमारा जो एक बाजू था वो टूट गया, वो कट गया, और वो जो हमने 2 नेशन थीसिस बनाई थी, इट जस्ट बेसिकली फेल ऑन द सरफेस, फेल ऑन द ग्राउंड, और वो फ्लॉप हो गई। आगे 1999 में फिर कारगिल वॉर शुरू हो जाती है। इससे 2 महीने, इस जंग से 2 महीने पहले ही, कबल ही, जो उस वक्त के भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब,
वो इंडियन डेलीगेशन के साथ आते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी अपने साथ लेके आते हैं, पाकिस्तान की तरफ विज़िट करते हैं और आते हैं और लाहौर डिक्लेरेशन को साइन करते हैं। और फिर एक उम्मीद मिलती है कि शायद अब जो है वो बायलैटरल टाइज़ जो है वो रिज्यूम हो जाएं और जो है वो जो फ्यूचर है साउथ एशिया का वो बेहतरी की तरफ शायद जाए और ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन उसके 2 महीने बाद ही मुशर्रफ साहब जो है वो ऑर्डर दे देते हैं और फिर ऑपरेशन जो है वो कारगिल शुरू हो जाती है। तो इस पूरे क्रक्स की अगर हम समरी निकालें तो मुझे जो है वो हेगल का एक कोट याद आता है। वो कहते हैं कि वी लर्न फ्राम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्राम द हिस्ट्री। हमने तारीख से ये सीखा है कि हमने तारीख से कुछ भी नहीं सीखा, ना हम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई या एडमिट करने के लिए तैयार हैं, ना हमारे पास कोई पोस्ट प्लानिंग है, ना हम उन चीज़ों को असेस करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग है और इस तरह जो है वो ब्लेम गेम खेलते रहे हैं और एक दूसरे का गिरबान पकड़ते रहे हैं 2 कंट्रीज़ जो कि एक डेमोक्रेसी और एक क्वासी डेमोक्रेसी है। और रिज़ल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक हैवी ह्यूमन कॉस्ट पे करना पड़ा। अब जो रीसेंट कन्फ्रंटेशन है और जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा तनाज़ा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद शुरू हुआ। पहलगाम जो है वो एक टूरिज़म का बहुत बड़ा स्पॉट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, जहाँ पर जो है वो पिछले महीने 5 आर्म्ड असाइलेंट्स घुसते हैं और टूरिस्ट पे जो है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जो है वो 26 कैजुअलिटीज़ जो है वो रिपोर्ट होती हैं। और एक फैक्शन है कश्मीरी फैक्शन, जिसका नाम आज से पहले कभी भी नहीं सुना गया, कोई उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ से वो ऑपरेट करता है फैक्शन को किसी को कुछ भी नहीं मालूम, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसका नाम है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर ली और ये क्लेम किया कि हमने अटैक किया है। और इंडिया ने एक्यूज़ किया कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है जो कि पाकिस्तान ने मिलके किया है। और यहाँ तक कि इतना भी कह दिया कि TRF जो है वो जो लश्कर तैयबा के आउटफिट है उसके साथ जो है वो डायरेक्टली एफिलिएटेड है। उसके बाद जो है वो एक सडन रिस्पॉन्स मिला इंडिया की तरफ से, और पहले तो एक वोकल कन्फ्रंटेशन थी वो जो कि बाद में काइनेटिक कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो गई। तो इंडिया जो है वो जो सिंध तास मुआहिदा है, यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहते हैं, जो कि 1965 में साइन हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान, तो उससे यूनिलैटरली जो है वो विदड्रॉ कर लेता है इंडिया। और इंडिया ये बताता है कि हम अपर रिपेरियन हैं, हम आपका पानी रोक सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है और आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपर रिपेरियन हो कि हमारा पानी जो है वो रोकें। फिर उसके बाद होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो वोकल कन्फ्रंटेशन है वो एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जब 7 मई की रात को इट वाज डिस्कवर्ड, हमें पता चलता है कि इट वाज अराउंड 1 AM एट द लेट नाइट कि जब इंडिया जो है वो अटैक कर लेता है पाकिस्तान में। और उनकी जो एयरफोर्स है वो ये क्लेम करती है कि हमने 9 साइट्स को जो है वो टारगेट किया, जिसमें हमने जिन भी साइट्स को टारगेट किया है वो मिलिट्री साइट्स भी नहीं है, ना ही वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमने टेररिस्ट आउटफिट्स को जो है वो टारगेट किया। और फिर होता ये है कि मदारिस और उसके साथ जो छोटे कंपाउंड्स होते हैं, जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, उन पर अटैक किया गया। और ना TRF ना लश्कर तैयबा का कोई बंदा मरा वहाँ पर, ना कोई हाफिज़ सईद था, ना कोई मसूद अज़हर था। 31 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई जो कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ थी। उनमें 2 बच्चे भी थे, एक 6 साल की बच्ची थी और एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम इर्तज़ा अब्बास तूरी था, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जो कि लेफ्टिनेंट ज़हीर अब्बास के जो है वो बेटे थे। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक सडन रिस्पॉन्स आता है। पहले तो पाकिस्तान जो है वो ये अर्ज करता है डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को कि आप डीएस्केलेट करवाएं। और फिर उसके बाद जो है वो सून आफ्टर दैट इंडिया जो है वो ड्रोन अटैक कर लेता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है, अगर इसकी थोड़ी हम एनालिसिस करें या तज्जिया करें इसका। होता यह है कि 7 मई की रात ख्वाजा आसिफ जो है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर, वो ख़ुद ये बताते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली थी कि 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स ने इस एरियल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर उन्होंने जो है वो एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किए थे। और पाकिस्तान जो है उसके 40 से लेकर 45 फाइटर जेट्स थे जो उस अटैक को इंटरसेप्ट कर रहे थे। तो होता यह है कि फिर पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को जो है वो शॉट डाउन किया है, जिनमें 3 रफ़ाइल भी हैं। रफ़ाइल जो है वो आपको पता है कि 4.5 जनरेशन का मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जो कि फ्रेंच मेड है।
और इसकी जो कीमत है वो $1 बिलियन है। इट इज़ वर्थ ऑफ द $1 बिलियन। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने रफ़ाइल जो है वो मार गिराया है, और पहले इंडिया जो है वो इस पर कोई भी कमेंट नहीं देता। जब विक्रम मिस्री से जर्नलिस्ट डर डर के पूछता है कि आप बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो ये दावा कर रहा है कि हमने जो है वो शॉट डाउन किए हैं रफ़ाइल को और इंडियन एयरक्राफ्ट को, तो क्या ये हकीकत है, इस पर आप कोई कमेंट दें। तो वो कहते हैं कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, हम इनको ऑफिशियली कन्फर्म करेंगे। तो इंडिया जो है वो इस चीज़ को बाईपास करता रहा और किसी भी तरह की कॉम्प्लीमेंट देने से जो है वो इनकार करता रहा। लेकिन बाद में जो है वो एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो CNN को कंफर्म करके बताते हैं कि हाँ रफ़ाइल जो है वो एक गिरा था, और US ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बाद में कंफर्म करते हैं कि इन रफ़ाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज़ हुए थे वो चाइनीज़ मेड एयरक्राफ्ट थे J-10। तो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस आता है विद इन अ सिंगल नाइट इंडिया को, जिसके बाद वो वारफेयर के पैटर्न को ही चेंज कर लेते हैं और एसिमेट्रिक वारफेयर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद तकरीबन 9 से 10 जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़ को ड्रोन अटैक से टारगेट किया जाता है। आपको पता है कि ये जो ड्रोन है ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, और इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये मॉनिटर करते हैं, ये सर्वेलेंस करते हैं रेडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम की, और फिर इनको इंटरसेप्ट करना और इनको इंटरसेप्ट करना कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मीज़ाइल इस्तेमाल करने पड़ते हैं अगर आप सडनली चाहते हैं कि आप उनको शॉट करें। तो इस तरीके से जो है वो मुतअद्दिद जगहों पर ड्रोन भी गिरा, सिंध के अंदर भी गिरा, पंजाब के अंदर भी गिरा, इवन कराची में 2 जगहों पे गिरा, लाहौर में वाल्टन रोड पर गिरा, और उसके अलावा घोटकी में गिरा, मियानो में गिरा था जहाँ पर एक कैजुअलिटी भी रिपोर्ट हुई, मियानो सिंध के अंदर। और इसमें पता ये चला कि जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे दोज वर इसराइली मेड ड्रोन्स जिनका नाम हैरप था। और इकनॉमिक बिलो मिलने के बाद इंडिया ये चाह रहा था कि हम एक खौफ हरास पैदा करें पाकिस्तानी शहरियों में। तो फिर उसके बाद जब सबर का पैमाना लिबरेज हुआ तो पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि हम भी अब रिटेलिएट करेंगे, और जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो बुलाया गया, और फिर जो आर्टिकल 51 है UN चार्टर का जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है, उसको जो है वो इवोक किया गया, और फिर उसके तहत जो वो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है वो कंडक्ट किया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से। और इसका जो मकसद है बनियानुल मरसूस का, ये कुरानी आयत से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब एक कंक्रीट वॉल है, एक मजबूत फाउंडेशन है, एक मजबूत दीवार है। तो फिर आगे ये पता चला कि मुतअद्दिद मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इंडिया के अंदर, और इट वाज आल्सो रिपोर्टेडली सेड कि जो एक रशियन डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम S-400 है उसको भी न्यूट्रलाइज़ किया गया है, जो कि अभी तक इंडिया ने कंफर्म नहीं किया। और फिर इस सारे कन्फ्रंटेशन के बाद जब ये एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होने ही वाली थी, तो फिर आगे जाके जो है वो ट्रंप को होश आता है, और वो जो है वो फ़ोन कॉल घुमाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी फ़ोन कॉल घुमाते हैं दोनों कंट्री के ऑफिशियल्स को, और फिर डीएस्केलेट करने का कहते हैं। इससे कबल ट्रंप ये कह रहे थे कि ये तो एक शेमफुल एक्ट है जब इंडिया अटैक करता है 7 मई को, और फिर ये भी कहते हैं कि इनकी तो जो जंगें हैं वो हज़ारों सालों से चल रही हैं। शायद उस वक्त ट्रंप साहब जो है वो आइस पी के सो रहे थे, और बाद में उनको होश आया, और फिर कह रहे थे कि अब जो है वो चलो शुक्र है कॉमन सेंस से दोनों कंट्रीज़ ने काम लिया। तो भाई आपकी कॉमन सेंस कहाँ थी जब इंडिया अटैक कर रहा था? तो मोदी साहब को ये समझना चाहिए कि अगर आप एक सॉवरेन कंट्री को अक्यूज़ करते हैं कि आप जो है वो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक किया आपने टेररिस्ट के साथ मिलकर, आपके पास क्या एविडेंस था? जब पाकिस्तान ने कहा कि आप एविडेंस दें, अगर हम पार्टी टू ऑफेंस है तो आप एविडेंस दें, या केस लेके जाएँ UN में या किसी इंटरनेशनल बॉडी के पास लेके जाएँ और एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएँ, और फिर देखते हैं कि किसका कसूर है। आप ख़ुद जो है फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले कर रहे हैं, US की पुष्पनाही की वजह से और अमेरिका की पुष्पनाही की वजह से जो है वो आप, और अपनी सारी जो एस्पायरेशंस है वो अपने डैड जो है वो नेतन्याहू से ले रहे हैं। तो मोदी साहब आप ये चीज़ समझ लें कि ना ही आप नेतन्याहू हैं, ना ही जो है इंडिया जो है इसराइल है, ना ही पाकिस्तान जो है वो गाज़ा है। और ये जो आपने कश्मीरीज़ को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया, और ये जो आर्टिकल 370 आपने रिवोक किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से कश्मीर के अंदर, और एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस दे रहे थे आप, ये सारा रीज़न उसकी वजह से ये जितने भी टेररिस्ट आउटफिट हैं ये इफेक्टिव नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद कोई नाम नहीं है इनका, अभी तो सिर्फ 2 ही आउटफिट्स जो हैं वो 2 ही फैक्शंस जो है वो इफेक्टिव है, एक TTP है और एक BLA है।
इनके अलावा हम खुद जो है वो वॉर टेरर जब हुई थी, हम खुद एक फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले करते रहे ऑन द बिहाफ ऑफ यूएस, और हमने खुद लाशें उठाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमने जो है वो नुकसान किया, अपने शहरी मरवाए, और कोई भी इमेंसिपेटरी बात नहीं हुई, ना किसी को पॉलिटिकल राइट्स मिले पाकिस्तानी शहरी को, ना कोई लीगल राइट्स मिले। अगर आपने जंग लड़ना ही है, मुकाबला करना ही है, तो इस बात पे पाकिस्तान के साथ दोनों ममालिकों में कह रहा हूँ कि इस बात पे मुकाबला करें कि किसने सबसे पहले जो है वो पावर्टी लाइन से जो बिलो आपकी आवाम है उसको पहले अब वो लेके आना है, किसने जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर बनाने, किसने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने, किसने जो है वो रोड्स जो है वो बेहतर बनाने, और किसने जो है वो आरडी पे काम करना है, किसने टेक्नोलॉजी पे काम करना है, मुकाबला करना है, तो इस पे करें। दुनिया का वो पार्ट, वो रीजन के जहाँ पर 24 to 25% पॉपुलेशन है, आप उस पूरे रीजन को जो है वो चाहते हैं कि जंग के अंदर लिपेट जाए। अगर जंग होती है तो आपको पता है कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। 100 मिलियन पीपल कैन डाई एट अ सिंगल मोमेंट, और जो न्यूक्लियर विंटर है वो भी आ सकता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो सडनली फॉल डाउन कर सकता है, गिर सकता है, और ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन हो सकती है। इसके अलावा पूरे दुनिया में कहर पड़ सकता है। इफ़ यू बीट द ड्रम ऑफ द वॉर देन यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड दैट you will have to pay the cost. You have to understand it either now or never. Thank you.